इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लाभ और हानि के। एग्जाम्पल के लिए हमने बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है। वैसे ये सारे क्वेश्चंस कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखते हैं उस सारे एग्जाम्स के लिए ये रेलिवेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेसिक से सॉल्व करेंगे, कुछ भी बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि ए बी सी इन्वेस्टेड 20 लाख रुपीज। ए बी और सी मिलकर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले 20 लाख लिख लेते हैं। ये 20 लाख हो गया। उसमें किस रेशियो में वो इन्वेस्ट करते हैं? 7:2:1। मतलब वो जो रेशियो है वो है 7:2:1। और उसमें प्रॉफिट होता है 18% का, 18% का इस पे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट टोटल कितना हुआ ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 18 × 2 हो गया 36, उस पर 4 × 0 मतलब 3,60,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो अब जिस रेशियो में ए बी और सी ने पैसा लगाया था उसी रेशियो में ये प्रॉफिट उन तीनों में बटेगा। जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब कैसे वो डिसाइड करेंगे? जैसे अगर हमें ये डिसाइड करना है कि इस प्रॉफिट जो है ये 3,60,000 का, उसमें से ए को कितना मिलेगा। तो देखिए, ए ने 7 भाग पैसा लगाया था, 7 पार्ट, बी ने 2 पार्ट, सी ने 1 पार्ट, मतलब टोटल 10 पार्ट था पैसे का, जिसमें से 7 पार्ट ए ने लगाया। तो ए को मिलेगा 7/10। ए ने लगाया 7 और टोटल कितना पार्ट था पैसे का? 10। 7 + 2 + 1 is 10। तो इसीलिए 7/10 ऑफ दिस। तो यहां से 0 0 कैंसिल हो गया। 36 × 7 अगर हम करते तो 252 और 000। तो ए को इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें से टैक्स भी देना होगा, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। पहले बी का देख लेते हैं। 3,60,000 था टोटल प्रॉफिट, उसमें से बी को कितना मिलेगा? बी ने 2 पार्ट इन्वेस्ट किया था 10 पार्ट में से, तो 2/10। 36 × 2 हो गया 72। तो 72,000 रुपीज बी को। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ए को जितना प्रॉफिट हुआ उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, सरकार को कर देना पड़ेगा टैक्स, और बी को 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो इन हैंड कितना आएगा? ए का जो नेट प्रॉफिट होगा ए का, वो 30% तो चला जाएगा टैक्स में, तो बच कितना जाएगा? 70%। तो ये जो पैसा है इसका 70% हमें फाइंड आउट कर लेना है। 100% में से 30% टैक्स चला गया, 100 - 30 = 70, तो 70%। इसको अगर हम इवेल्युएट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1764, और 2 0 है तो 00। वैसे अगर हम नेट प्रॉफिट ऑफ बी फाइंड आउट करें तो बी के बारे में क्या दिया गया है कि बी को 20% टैक्स देना है। तो बी का जो पैसा था 100% ये हुआ, इसमें 20% टैक्स में चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 80%। तो इसका 80% आप फाइंड आउट कर लीजिए। 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। 72 × 8 अगर आप करें तो 576 और 00। तो ये नेट प्रॉफिट हो गया बी का। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए का जो प्रॉफिट है वो बी से कितना % अधिक है, कितना % ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि ए का प्रॉफिट है 1,76,400, बी का है 57,600, तो माइनस कर दिया। अब किसके कंपैरिजन में पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि ए का प्रॉफिट बी से कितना ज़्यादा। तो बी से कंपेयर किया जा रहा है, बी से कितना ज़्यादा, इसीलिए बी वाले वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक से कंपैरिजन होता तो नीचे हम एक को रखते। यहाँ पूछा जा रहा है कि ए का शुद्ध लाभ बी से कितना अधिक है, बी से कितना अधिक, तो बी के रिस्पेक्ट में हमें सोचना है, इसलिए बी वाले वैल्यू को हमने डिनोमिनेटर में रखा है। अब सीधे इसको इवेल्युएट कर लीजिए। यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा इतना, फिर नीचे 57600 × 100%। ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 206.25%। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अब ऑप्शन देखें तो एग्जैक्टली ऐसा ऑप्शन नहीं है, मतलब नन ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, किसी दाम पर बेचकर 20% का प्रॉफिट हुआ। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिए कि मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है, मतलब कि क्रय मूल्य, उस जो कोई भी आर्टिकल है उसको खरीदने का प्राइस 100 रुपये था। अगर 100 आप ऐसे मान लें तो बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कि अगर 100 रुपीज़ में खरीदा था तो 20% गेन किया
प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने में बेचा, 120 रुपीज़ में, क्योंकि 20% जो हुआ 100 रुपीज़ का वो कितना होता है, 20 रुपीज़ होता है। 20% मतलब 20 रुपीज़, कैलकुलेट कर लीजिए, 100 का 20%, 100 इंटू 20/100 तो 20। इसीलिए हम लोग यहाँ 100 एज्यूम करते हैं कि 100 का 20% डायरेक्टली 20, 100 का 30% डायरेक्टली 30 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 100 एज्यूम कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो 120 रुपीज़ में बेचेगा तो 20% का उसको गेन हुआ। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस अगर वो डबल प्राइस पे बेचता है, अभी तो 120 रुपये में बेचा, अगर डबल प्राइस पे बेचता मतलब 240 रुपीज़ में, डबल कर दीजिए 120 को, 240 में अगर वो बेचता तब उसको कितना प्रॉफिट होता। तो देखो 100 रुपीज़ का सामान था, उसको अगर 240 रुपीज़ में बेचेंगे मतलब 140 रुपये ज़्यादा में बेचा तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 140%, क्योंकि ये 140 जो है 100 का कितना परसेंट, 140%। यहाँ मैंने एग्जांपल लेके बताया था 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, तो यहाँ 100 का 140% 140, तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा 140%। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज उतना अच्छे से फ्रेम्ड नहीं था एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था वो वही लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं आपको आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। कोई एक शेयर है जिसका लिस्ट प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है और वो कंपनी प्रॉमिस करती है 9% डिविडेंड का, मतलब लाभांश। जो आदमी वो शेयर खरीदेगा तो उसको 20 रुपये के हिसाब से 9% का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, लाभांश दिया जाएगा, इंग्लिश में डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो वो 20 रुपये के हिसाब से 9% जो हो गया वो हो गया 9/5 रुपीज़, इतना रुपया उसको पर शेयर मिलेगा। तो ये तो 9% हुआ। अब वो उस आदमी को चाहिए 12% इंटरेस्ट। वो आदमी चाह रहा है कि हम जितना पैसा लगाएं उस पर हमको 12% का फायदा हो, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि वो किस दाम पे उस शेयर को खरीद ले मार्केट में ताकि ये 9/5 रुपीज़ जो है वो उसको 12% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। अगर 20 रुपये दाम में खरीदेगा वो, तब तो 9/5 रुपीज़ कितना परसेंट हुआ, 9%। तो किस दाम पे वो खरीद ले ताकि ये 9/5 रुपीज़ जो हो वो 12% हो जाए। तो मान लीजिए कि x रुपीज़ में वो अगर खरीद ले तो 12% उसको प्रॉफिट चाहिए, तो x का 12% ये 9/5 रुपीज़। हमने मान लिया कि x रुपीज़ में वो खरीदता है तो ये 9/5 रुपीज़ जो है वो 12% हो जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू 12/100 इज इक्वल टू 9/5। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 9/5 इंटू 100/12। ये यहाँ पे 20 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 3 इंटू 5 15। मतलब कि उस शेयर को अगर आदमी जब मार्केट वैल्यू उसका 15 रुपये हो तो उस टाइम अगर वो खरीद लेगा तो उसको अपने पैसे पे 12% का प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी तो उसको 20 रुपये का 9% मतलब 9/5 रुपीज़ हमेशा देगी। अगर वो आदमी उसको 20 के बदले, जब वो सस्ता था शेयर 15 रुपये में बिक रहा था, तब अगर खरीद ले तो ये 9/5 रुपीज़ उसका जो है ये मतलब 12% हो जाएगा, ठीक है। तो उसको किस मार्केट वैल्यू पे उसको वो शेयर खरीदना चाहिए, 15 रुपये पे, तो ₹15 इसका आंसर हो गया। वैसे इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो एग्जाम में लैंग्वेज था वो उतना क्लियर नहीं था, मैंने आपको आसान शब्दों में बता दिया है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 45 लेमन को 40 रुपीज़ में सेल किया गया, ठीक है। तो मतलब अगर मैं पूछूं कि एक लेमन का सेलिंग प्राइस क्या था, 45 लेमन को 40 रुपीज़ में, तो एक लेमन 40/45 यूनिटरी मेथड। आपको मैंने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है टाइम एंड वर्क वाले वीडियो में। अगर किसी को थोड़ा बिट दिक्कत है तो यूनिटरी मेथड के लिए टाइम एंड वर्क वाला वीडियो देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही वो एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि वो बेसिक मैथ में बहुत बार यूज होगा। तो 45 लेमन को 40 रुपीज़ में बेचा गया, मतलब एक लेमन का प्राइस हो गया 40/45। 40/45 मीन्स 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, मतलब 8/9 रुपीज़ में एक लेमन को बेचा गया। तो उस आदमी को 20% का लॉस हो गया। 8/9 रुपीज़ में बेचा तो 20% का लॉस हो गया। तो मान लीजिए कि उस आदमी ने कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जो था वो उस आदमी ने x रुपये में खरीदा था, ठीक है। अगर x रुपये में खरीदा था तो 20% लॉस, x रुपये में खरीदा, उसका लॉस हो गया 20%, मतलब उसमें से 20% घटा दीजिए
तो वो हो गया 8/9 रुपीज़ के बराबर। एकदम बेसिक मैथ अगर लगाएं तो ऐसे सोच सकते हैं कि अगर x रुपये का सामान था, 20% लॉस हो गया, मतलब उस पर 20% कम दाम में उसने बेच दिया, तो ये दिया गया है 8/9। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, x में से 20% सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब ये 80% हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से x माइनस x/5 तो हो जाएगा 5x माइनस x/5 इज इक्वल टू 8/9। ये हो जाएगा आपका 4x/5 इज इक्वल टू 8/9। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8/9, 5/4 उस साइड चला जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो ये आ गया 10/9 रुपीज़। मतलब उस लेमन का, एक लेमन का क्रय मूल्य कितना था, खरीदा गया था 10/9, 10/9 रुपीज़ में खरीदा गया था। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो बेचना चाह रहा है और 20% वो प्रॉफिट चाह रहा है, वो चाह रहा है 20% का प्रॉफिट हो उसको। तो चूंकि वो खरीदा हुआ है 10/9 रुपीज़ में, तो एक लेमन को वो कितने रुपए में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। 10/9 तो उसमें तो उसने खरीदा है, 20% उसको प्रॉफिट चाहिए, तो उसमें ऐड कर देते हैं 20% उसका, 10/9 प्लस 10/9 का 20%, तो ये हो जाएगा 1/5, मतलब 10/9 यहाँ पे प्लस 10/45 आ गया, यहाँ 45 आ जाएगा, 50 यहाँ पे आ जाएगा 10, मतलब 60/45, जो कि हो गया 15 3 जा 15 4 जा, मतलब 4/3 रुपीज़ में अगर वो एक लेमन को सेल करे तो 20% उसको प्रॉफिट होगा। तो 4/3 रुपीज़ में एक लेमन, तो 1 रुपये में कितना लेमन, यूनिटरी मेथड 1 × 3/4 लेमन, तो 24 रुपये में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 24 रुपये में वो कितना लेमन सेल करे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 24 रुपये में कितना लेमन, 1 × 3/4 × 24, तो 18 लेमन्स, 24 रुपये में वो अगर 18 लेमन सेल करे तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। ठीक है, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में भी किया जा सकता था, लेकिन अभी मैंने एकदम बेसिक बताया इसलिए इसको एकदम बेसिक से बेसिक मैथ्स लगा के सॉल्व किया है। अब जैसे देखिए इन स्टेप्स को, जैसे x रुपीज़ का था और 20% लॉस हो गया, मतलब x में से आप 20% सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, x में से 20% लॉस मतलब 80% बच गया, तो x का 80% इज 8/9। अब यहाँ से भी x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते थे, 8/9, 5/4 उस साइड चला गया, तो ये आ गया 10/9। तो यहाँ जो आपने 10/9 फाइंड आउट किया था वो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ही जब सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि 10/9 रुपीज़ में खरीदा और 20% उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा कि 10/9 में खरीदा, 20% उसको प्रॉफिट चाहिए, तो 10/9 × 20/100। इस चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 10/9 में खरीदा है तो ये 100% हुआ, उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब इसका 120% निकाल लीजिए, तो ऐसे भी आ सकता है 20 × 5, 20 × 6, 5 × 2, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो देखिए 4/3 यहाँ से भी आ गया। तो ये सब थोड़ा टेक्निक है जिससे आपका थोड़ा टाइम सेव हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक एकदम आना चाहिए ताकि वो हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा।